प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, जो 1929 की, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने एक वीडियोस के विषय में बना दिया है जिसमें हम लोगों ने काल विभाजन पढ़ा था। उसके अंतर्गत जनता और साहित्य का क्या संबंध है, हिंदी साहित्य के इतिहास के कितने काल हैं, अर्थात 4 काल की चर्चा हम लोगों ने की है। कालों के नामकरण का क्या तात्पर्य है, तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने काल विभाजन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मैंने प्लेलिस्ट बना दी है रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा जो अगला जो हमारा विषय है विषय सूची में, उसका नाम है आदिकाल। काल विभाजन हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आदिकाल के अंतर्गत हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे आज कि आदिकाल का समय क्या है, और साथ ही साथ बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग आदिकाल का जो प्रकरण 1 है, जो सामान्य परिचय है आदिकाल का, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा पहला जो बिंदु है वो है हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, अर्थात हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल क्या है, मतलब हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस काल से हुआ, कब से हुआ, ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे बिंदु हैं इसके अंतर्गत, आदिकाल प्रकरण 1 के अंतर्गत जो सामान्य परिचय में आता है। क्योंकि हम लोग रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम लोग केवल उन्हीं की किताब की चर्चा करेंगे और किसी अन्य किताब की चर्चा भी नहीं करेंगे। एक नाव पर चलना ज़्यादा सही है 2 नाव पर चलने की अपेक्षा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का। तो प्रकरण 1 में जो है आपका मैंने बता दिया है सामान्य परिचय है। तो जिसमें हमारा पहला जो है हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, ये हम लोग जानेंगे। इसमें रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल कब से माना गया है, मैं इसको स्टार बनाकर लिख दे रहा हूं। आप लोग अगर चाहे तो लिख सकते हैं, कॉपी कलम लेकर ही बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, ठीक है। तो कई बार प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल कब माना गया है, तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। प्राकृत 3 प्राकृत है ना, पाली पहली प्राकृत थी, और प्राकृत दूसरी प्राकृत थी, और उसके बाद है अपभ्रंश, ठीक है। तो ये 3 प्राकृत है, यहां दिया गया है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था। तो ये जो तीसरी जो प्राकृत है अर्थात जो अपभ्रंश है, यहाँ उसी की बात की जा रही है। तो हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव काल है वो प्राकृत की अंतिम यानी तीसरी जो अवस्था अर्थात अपभ्रंश अवस्था से मानी गई है। अपभ्रंश के बाद जन्म हुआ था अवहट भाषा का, ठीक है। उसके बाद आपकी हिंदी आई थी, ठीक है। और पाली के पहले जानते हैं आप कि संस्कृत था। संस्कृत के भी 2 यहाँ पर विभाग हुए, एक वैदिक और एक लौकिक, ठीक है। तो इतना आपके लिए था, केवल किसके लिए, हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल। तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल कब से माना गया है, तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल माना गया है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। और इसमें क्या कहते हैं कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, क्या कहने से, गाथा कहने से। ये मिटा दे रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट नहीं उतना, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वहां लिख दिया है स्टार बनाकर, आप उसको नोट कर ले अगर नोट करना चाहे तो दूसरा स्टार लगाता हूं मैं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय अर्थात इस समय की बात कर रहे हैं जब अपभ्रंश की अवस्था
जो हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल माना गया है, उस समय की बात, उस काल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था। किसका बोध होता था? प्राकृत का बोध। वैसे ही दोहा या दूहा कहने से, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कहने का अर्थ यह है कि आदिकाल के प्रकरण 1 के सामान्य परिचय में जहां हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना गया है, वही कहा गया है कि उस समय गाथा कहने का अर्थ जो है क्या माना गया है? प्राकृत। अर्थात गाथा जो शब्द है वो किस जुड़ा हुआ है? प्राकृत जुड़ा हुआ है। वही दोहा या दूहा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? अपभ्रंश से। अब ये दोनों जो है ये क्या है बताइए? ये काव्य भाषा है ना, पद्य की काव्य भाषा है। इसकी भाषा है पद्य की काव्य भाषा। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उतना सरल है नहीं, जितना दिखने में लगता है। इसको समझने में बहुत सालों लग जाते हैं, परंतु हम लोग को पढ़ना है क्योंकि इनका जो साहित्य है वो सबसे अधिक प्रामाणिक है और साथ ही साथ सभी परीक्षाओं में, सभी गाइड्स में, सभी किताबों में इनका ही उदाहरण लिया जाता है। इनको ही प्रामाणिक मान के लिखा जाता है, चाहे किसी रचना को लेकर हो, किसी कवि को लेकर हो, चाहे कवि की रचनाओं को लेकर हो, किसी गद्य के विषय में हो, पद्य के विषय में हो, कुछ भी हो, इनको ही जो है प्रामाणिक मानकर लिखा जाता है। तो गाथा कहने से उस समय क्या माना जाता था? प्राकृत। और दोहा या दूहा कहने से क्या माना जाता था? अपभ्रंश। तो ये उस समय की पद्य की क्या थी? काव्य भाषा। कौन कौन सी भाषा? प्राकृत और अपभ्रंश जो है वो किसकी काव्य भाषा थी? पद्य की काव्य भाषा हुआ करती थी। ठीक है ना? जिसमें प्राकृत जो है वो किसका छंद है? वो गाथा का छंद है। और अपभ्रंश जो है भाषा है, उसमें अपभ्रंश भाषा में कौन छंद लिखा जाता था? दोहा या दूहा। ठीक है ना? प्राकृत भाषा का छंद क्या था? गाथा था। और अपभ्रंश भाषा का छंद क्या था? दोहा या दूहा। तो इस तरह से ये पद्य की काव्य भाषा हुई। तो हम लोगों ने पहला जो हमारा ये आपका बिंदु था हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, वो इसमें हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब दूसरा बिंदु क्या है मैं यहाँ लिखूंगा, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। चलिए मैं इस बिंदु को मिटा देता हूं और अंतिम समय में मैं जब आऊंगा लास्ट में मैं सारे बिंदु लिख दूंगा, तो उसमें आप लोग ध्यान देंगे। तो दूसरा जो बिंदु है यहाँ ख लिखकर मैं कर देता हूँ। पहला क था, यहाँ ख कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। वो है प्राकृताभास। प्राकृत का आभास अर्थात प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य। ये हमारा दूसरा बिंदु है कि प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य कौन कौन से हैं। तो रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं इसमें, ध्यान से आप देखेंगे कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के, ध्यान देंगे यहां पर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की
सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ठीक है, देखिए समय थोड़ा लग रहा है आपको, लेकिन आपको क्लास वाली फीलिंग आएगी कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास करते हो, शिक्षक जो है लिखते हैं आपके सामने और आपको पढ़ाते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। अगर मैं पहले से लिख दूं और शॉर्ट वीडियो बना दूं तो उसका आनंद अलग होगा और इसका आनंद अलग है। तो आइए, पहला हमारा ये दूसरा पॉइंट है, प्राकृताभाष हिंदी के सबसे पुराने पद्य कौन कौन से हैं। ठीक है ना, ये आपका दूसरा जो है आपका बिंदु है आदिकाल प्रकरण 1 के सामान्य परिचय के अंतर्गत, जिसमें हम लोगों ने लिखा है पहले बिंदु में कि अपभ्रंश या प्राकृताभाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता कहाँ लगता है, तो यहां से स्टार्ट होता है आपका आंसर। ठीक है ना, तो वो लगता है पता तांत्रिक या योग मार्गी बौद्धों के सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर। ठीक है ना, जो रचनाएं सांप्रदायिक रचनाएं हैं जो कि जुड़ी हुई है तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों से जुड़ी हुई है, जिन्होंने विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जो है रचनाएं की हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आप। तो सबसे पहले हिंदी के सबसे पुराने पद्य जो प्राकृताभाष अर्थात अपभ्रंश या प्राकृताभाष दोनों एक ही है, क्योंकि अपभ्रंश भी प्राकृत है और प्राकृत तो प्राकृत है ही। मैंने बताया आपको कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, यही तीनों जो है 3 प्राकृत आपके आते हैं। तो अपभ्रंश और प्राकृताभाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता कहाँ लगता है, तो तांत्रिक या योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर पता चलता है। और कब पता चलता है, विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। तो ये आपका पहला बिंदु हो गया, ये प्राकृताभाष हिंदी के सबसे पुराने पद्य का। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु क्या है जिससे पता चलता है कि कब हिंदी मतलब प्राकृताभाष हिंदी का सबसे पुराना पद्य कौन सा है। ठीक है ना, इसको नोट कर ले आप। दूसरा बिंदु मैं लिखूंगा, बोर्ड में जगह कमी है इसीलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूं, तो आप लोग से ही पॉइंट बना के लिखिए आप, ताकि आपको ज्यादा हेल्प मिले। चलिए मैं मिटाता है इसको। तो ये प्राकृताभाष हिंदी का सबसे पुराना पद्य आप जान गए कि जो रचनाएं जो हैं किन्होंने आपको जो रचनाएं तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर जो रचनाएं मिलती हैं वही सबसे पुराने पद्य हैं, जिनका जो आपको रचना काल है वो कब है, 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण है। और दूसरा जो पॉइंट इसमें बनता है, आप लिख लेंगे इसको पॉइंट बनाकर, कि मुंज और भोज के समय, ये बहुत मशहूर है, ये जो पंक्ति में लिख रहा हूं, मुंज और भोज के समय में, इसका समय कब है, संवत 1050 के लगभग। अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा जो बिंदु था इसमें पुराना पद्य कौन सा है, तो हमने जाना था कि जो
आपका योग मार्गी बौद्ध की जो सांप्रदायिक रचनाएं हैं जो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण लिखी गई, उसी से जो है उसपे पता चलता है कि हिंदी का सबसे पुराना पद्य कौन सा है। और ये दूसरा पॉइंट क्या है कि मुंज और भोज के समय, इनका समय काल क्या है बताइए, तो वो है संवत 1050। तो मुंज और भोज के समय अर्थात संवत 1050 के लगभग अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अर्थात हिंदी का सबसे पुराना पद्य कहाँ मिलता है, तो 1050 के समय, किनके समय में, मुंज और भोज के समय में पता चलता है, जिसमें जो है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी है ना, इन दोनों भाषाओं में जो है हिंदी का जो है, हिंदी में जो है शुद्ध साहित्य और काव्य की भी रचनाएं हुई है। तो ये आदिकाल के प्रकरण 1 के अंतर्गत आपका जो है दूसरा जो पॉइंट था हमारा, प्राकृताभाष हिंदी के सबसे पुराने पद कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, आप लोग नोट करना चाहते नोट कर सकते हैं इसको आप। तीसरा पॉइंट है आदिकाल की अवधि, है ना। मैं मिटा देता हूं इसको, खा को मैं यहां गा लिखूंगा कि आदिकाल की अवधि क्या रही। मित्रों, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, गलती हो रही हो, तो उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि मैं पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहा हूं। वैसे मैंने किताब को 2 बार पढ़ा है, शिक्षक के थ्रू पढ़ा, लेकिन होता है कभी कभी कि आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो आपको समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि मैं अगर पढ़ रहा हूं तो क्यों ना मैं वीडियो बनाऊं, ताकि मैं और मेरे जो और अन्य साथी हैं जिनको इसको समझने में समस्या होती है, बिंदुओं को समझने में समस्या होती है, उनकी और हमारी यानी मेरी समस्या दूर हो जाए। इसीलिए मैं पढ़ भी रहा हूं और साथ ही साथ आपको पढ़ा भी रहा हूं। लेकिन अगर गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे या मुझे क्षमा कर दे, ठीक है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं। अगर मैं 2-3 बार पढ़ा लिया होता तो इसमें त्रुटियां कम होती और ज्यादा मैं आपको अच्छे से बता पाता। तो मैं इसको बार बार पढ़ाता रहूंगा, ताकि मैं आगे आने वाले समय में इसको और अच्छे से, बहुत सहजता से जो है आपको मैं बता पाऊं और एक बार में आपके मस्तिष्क में प्रवेश हो जाए, इस तरह की टीचिंग मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। आज तक मैंने केवल कक्षा 11, 12, 9वीं 10वीं की ही कक्षाएं ली हैं, परंतु मैंने ये प्रयास नहीं किया कि हिंदी साहित्य का इतिहास मैं पढ़ाऊं। ये मेरा पहला प्रयास है, ठीक है ना। तो अगर इस क्रम में मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दें। तो हमारा तीसरा जो बिंदु है वो है आदिकाल की अवधि। तो हमारे जो रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने आदिकाल की अवधि क्या मानी है वो हम लोग अब जानेंगे, ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य में आदिकाल की अवधि कौन सी है, ये तीसरा बिंदु है हमारा, आदिकाल की अवधि। तो पहला हम लोग डालेंगे यहाँ पर स्टार लगाकर पॉइंट में। तो आदिकाल की अवधि जो है वो है संवत, ये नोट करते चलेंगे आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा जो डेट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो 1050 से लेकर 1375 तक, ठीक है ना। तो 1050 से 1375 तक, ये मैंने कल भी बताया था वीडियो में आपको कि रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल का समय 1050 से 1375 तक बताया है, ठीक है ना। अब ये 1050 और 1375 का जो समय है, ये कब का समय है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि 1050 संवत से लेकर 13,075 संवत, अर्थात, है ना, अर्थात उन्होंने लिखा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ दूसरा पॉइंट बना कर लिख दे रहा हूं। अर्थात महाराज भोज, ये उस समय का काल है जब महाराज भोज हुआ करते थे। महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक
माना जा सकता है। तो संभावनाएं उन्होंने प्रकट की हैं कि आदिकाल की अवधि क्या है, तो उन्होंने बताया है कि 1050 से 1375 की अवधि जो है वो आदिकाल का समय है, और जिसमें महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे, बल्कि इनके भी पीछे का जो समय है वो आदिकाल की अवधि के अंतर्गत माना जा सकता है। और ये बात किन्होंने कही है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कही है, ठीक है ना। और इसमें एक पॉइंट बनता है, यहाँ पर मैं यहाँ पॉइंट बना रहा हूं ताकि आपको और भी थोड़ा हेल्प मिले, ठीक है ना। तो इस समय से पहले जो यहाँ बताया गया है कि इसके पहले भी, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे का समय क्या है बताइए। तो कुछ पीछे का समय है आपको संवत 770, संवत 770, ठीक है ना। अब इस संवत 770 में कौन थे भाई, देखिए तो वो है पुष्प नामक, ठीक है ना, पुष्य नामक, सॉरी, पुष्य नामक बंदी जन का दोहा, ठीक है ना, बंदी जन का दोहा में एक अलंकार में एक अलंकार ग्रंथ बताती है, ग्रंथ लिखना बताती है, सॉरी, लिखना बताती है, ठीक है। तो हमने भी देखा कि महाराज हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है, किसका समय, आपका 1050 से 1375 के अंतर्गत। लेकिन यहाँ क्या लिखा, हमीर देव के समय के कुछ पीछे मतलब ये समय जो आ गया आपका संवत 770, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन पूछ दे कि हमीर देव के समय के कुछ पीछे का काल कौन सा है ना, जिसमें आदिकाल की अवधि को माना गया है, तो वो है संवत 770, और ये काल है पुष्य नामक बंदी जन का दोहा में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती। कहने का अर्थ है कि पुष्य नामक एक कवि हुआ करते थे, जिन्होंने, एक वो कवि है बंदी जन है। बंदी जन कौन होते हैं, जो राजा महाराजाओं के दरबार में रहते हैं और गीत गाया करते हैं कवि के रूप में, उन्हें बंदी जन कहा जाता है, ठीक है ना। वो बंदी जन दोहा उन्होंने लिखा था। पुष्य नामक एक बंदी जन थे, कवि थे, जिन्होंने एक दोहा लिखा था, और दोहा में एक अलंकार ग्रंथ लिखा था उन्होंने, ठीक है ना। दोहा में उन्होंने एक अलंकार ग्रंथ लिखा था। कब लिखा था, तो 770 में। तो सोचिए आप कि महाराज भोज के समय से लेकर हमीर भोज के समय कुछ पीछे, अर्थात 770 में ही आदिकाल की अवधि को निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। तो ये संभावनाएं की गई है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, ठीक है ना। और आगे लिखते हैं कि पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये जो आपका जो दिया गया है, ये सब जितना भी आप यहां से यहां जो देख रहे हैं, ये सब प्रमाणित नहीं है, बल्कि अप्रमाणित है, अप्रमाणित, ठीक है ना। मतलब इसका कोई प्रमाण अगर हो, अगर कोई कविता निकल के आए, कोई ग्रंथ निकल कर आए, तब तो पता चले भाई कि ये प्रमाणित है। लेकिन आपको परीक्षा के दौरान ये सब लिखना पड़ सकता है कि आदिकाल की जो अवधि है, जिसको 1050 से 1375 की जो अवधि है, उसमें कैसे आप ये तय करेंगे कि उसमें आदिकाल की अवधि है और उसमें रचनाएं हुई, किन्होंने रचनाएं की, कौन कौन हुए थे, ठीक है ना। तो ये सब आप पॉइंट लिख सकते हो कि महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। और कुछ पीछे मतलब संवत 770 में पुष्य नामक एक बंदी जन थे, उन्होंने एक दोहा लिखा, दोहा में उन्होंने एक अलंकार ग्रंथ लिखा था, अलंकार ग्रंथ की रचना की थी, दोहे छंद में, दोहा छंद में उन्होंने अलंकार ग्रंथ की रचना की थी। और ये जो पंक्ति आपको जो मिली हुई है, ठीक है ना, ये जो आपको पंक्ति मिली हुई है, ये जो मैंने लिखाया बंदी जन वाला, ये है आपका शिव सिंह सरोज, है ना। शिव सिंह सेंगर जो आपके विद्वान थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, और हिंदी भाषा में सबसे प्रथम जो प्रयास जिनका रहा था शिव सिंह सेंगर का, जिनका हिंदी साहित्य ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, ये वहां से ली गई है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसको भी नोट कर लेंगे आप, शिव सिंह सरोज,
तो ये काव्य, ये आपका साहित्य ग्रंथ, मतलब ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखी गई। वहीं से ये पंक्ति लिखी दी गई है, जो रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसके उदाहरण के रूप में वहां से उन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, आप इसको लिख लें। तो हमारा थर्ड जो बिंदु था आदिकाल की अवधि, जो आदिकाल के प्रकरण 1 के समान परिचय के अंतर्गत आती है। अब हम लोग चौथे बिंदु की ओर चलेंगे। चौथा बिंदु हमारा क्या है? वीडियो अगर लंबा बन जाए तो घबराए नहीं आप, ठीक है ना, क्योंकि सफलता समय मांगती है। बिना समय दिए, है ना, धैर्य रखे सफलता नहीं मिलती है प्यारे मित्रों। बहुत मतलब तय करना पड़ता है रास्ता सफलता पाने के लिए, और इस रास्ते में केवल एक धैर्य ही हमारा साथी है। अगर आप धैर्य रखते हो और धैर्य को साथ लेके चलते हो, तो मैं आपको ईश्वर की अनुकंपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं आपको बता दूं कि आप जरूर सफल होंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा चौथा टॉपिक है निघाट, आपका बिंदु है आदिकाल प्रकरण के एक सामान्य परिचय के अंतर्गत। वो है हमारा इस काल के आरंभ की, है ना, इस काल अर्थात आदिकाल की बात कर रहे हैं। इस काल के आरंभ की निर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। लोक प्रवृत्ति में क्या होता है बताइए? ये मैंने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लें। तो हमारा ये चौथा बिंदु है आदिकाल के अंतर्गत सामान्य परिचय प्रकरण 1 के अंतर्गत आपका आता है। इसमें हमारा चौथा बिंदु है आपका कि इस काल अर्थात आदिकाल के आरंभ की अर्धनिष्ठ लोक प्रवृत्ति क्या रही। ठीक है ना। अर्धनिष्ठ लोक प्रवृत्ति क्या रही, मतलब कहने का अर्थ है कि किन किन विशेष प्रवृत्तियों पर जो है, या विशेष विषयों पर जो है इसमें रचनाएं हुई हैं। ठीक है ना। तो मैं इसमें जो रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है, मैं पहले इसको पढ़ दे रहा हूं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है ना। ये तय नहीं है कि कौन सी विशेष प्रवृत्ति, यानी उस समय लोगों की सोच कैसी थी, किस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही थी, किन भाषाओं की, किन विषयों से संबंधित काव्य रचनाएं, पद रचनाएं हो रही थी। ये बात शुक्ल जी कहते हैं कि 150 भीतर 150, मैंने इसको पॉइंट बना के लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो ये संभावित है। ठीक है ना, ये आपका संभावित है जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि 150, ठीक है, मैं यहां आपको लिख देता हूं 150 वर्ष। तो 150 वर्ष के भीतर, ठीक है ना, जो भी रचनाएं हुई उसमें विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। विशेष प्रवृत्ति अनिश्चित। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि उतना यहाँ पर समय तो है, लेकिन यहाँ पर जगह की कमी है। ठीक है ना, बोर्ड छोटा है थोड़ा। तो 150 वर्ष के भीतर जो भी रचनाएं आदिकाल में हुई, ठीक है ना, उसमें विशेष प्रवृत्ति से संबंधित कोई ऐसी रचना लिखी गई हो, ये निश्चित नहीं है। ये किन्होंने कहा है? आपका रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। लेकिन वहीं पर वहां देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि धर्म नीति श्रृंगार, धर्म नीति श्रृंगार और क्या है, वीर, इन सभी प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। ठीक है ना। वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहा मतलब छंद हो गया, दोहा, दोहों में मिलती हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं रामचंद्र शुक्ल कि ये आदिकाल को जो समय है, मतलब वर्ष है, 150 वर्षों के अंतराल में आदिकाल रहा, जिसमें कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं मिलती, अनिश्चित है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इसमें जो है धर्म से संबंधित प्रवृत्ति, नीति से संबंधित प्रवृत्ति और श्रृंगार से संबंधित प्रवृत्ति और वीर
से संबंधित प्रवृत्ति की प्रकार की जो है रचनाएं हुई और किस छंद में हुई है, तो वह है दोहो छंद में, यानी दोहे यानी दोहा छंद में जो है इनसे संबंधित, इन प्रवृत्तियों से संबंधित जो है रचनाएं कब हुई हैं, आदिकाल में। तो आप लोग बोलेंगे कि सर पिछली वीडियो में आपने बताया था कि सर वीर जो रचनाएं, जो आपकी वीर गाथा काल है उसमें केवल वीर गाथात्मक रचनाएं हुई, तो आदिकाल में आप बता रहे सर नीति भी है और श्रृंगार भी है। मैं एक चीज बताना भूल गया था, उसमें वो लास्ट टाइम यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है ना, मैंने पढ़ा नहीं था कि किस प्रकार की रचनाएं किस काल में हुई हैं। तो मैंने बताया था आपको कि आप वीर गाथात्मक काल अर्थात जो आदिकाल का समय रामचंद्र शुक्ल ने बताया, इसका नाम वीर गाथा काल रखा है। उसमें केवल और केवल वीर गाथात्मक यानी वीरों की जो रचना, वीर रस की जो कविताएं होती हैं वो लिखी गई, राजाओं की प्रशंसा की गई और श्रृंगार संबंधित कविताएं लिखी गई। वहीं दूसरे में पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं, इसमें भक्ति काल से संबंधित है। तो भक्ति काल में जो है अनेक कवि हुए, तुलसीदास हुए, आपके कबीर हुए, रसखान हुए, मीराबाई हुई। उन्होंने राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा, अनेकों शाखाओं से संबंधित कविताएं लिखी। वहीं आपके पूर्व उत्तर मध्यकाल की बात करते रीति काल की, तो वहां पर जो है रीति से संबंधित जो है नियम बनाए गए, कविताएं लिखी गई, रीति सिद्ध, नीति मुक्त, रीतिबद्ध जो है अनेकों प्रकार कविताएं लिखी गई। वही मैंने बताया था कि आधुनिक काल में जो है आपका इस प्रकार की कविताएं लिखी गई, तो कविताएं ने बल्कि गद्य की रचनाएं हुई। लेकिन अंत में लिखते हैं हमारे शुक्ल जी, वहां लिखा तो उन्होंने, मैं कभी बताना भूल गया, मैंने जब किताब पढ़ा तो मैंने देखा वहां, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्या लिखते हैं कि प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो काल के लक्षण के अंतर्गत होती, पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख है ना। अब यहाँ देखिए ऊपर लिखते हैं कि यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, ठीक है ना। जैसा जैसा विशेष प्रवृत्ति रहा वैसी रचनाएं हर काल में हुई, पर यह ना समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी, है ना। विशेष काल में अर्थात भक्ति काल में केवल भक्ति संबंधी रचनाएं हुई, ऐसा नहीं है। आदिकाल में वीर गाथात्मक रचनाएं हुई, ऐसा नहीं है। ये कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, मतलब भक्ति काल में भी और रीति काल में भी वीर गाथात्मक अर्थात वीर रस में पगी हुई कविताएं मिलती हैं। जबकि वीर रस से पगी हुई कविताएं कहाँ मिलनी चाहिए? केवल आदिकाल, जिसका नाम शुक्ल जी ने वीर गाथात्मक काल कहा है, वहां मिलनी चाहिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि हर काल में ऐसा नहीं है कि एक ही प्रवृत्ति की कविताएं लिखी गई हो, रचनाएं लिखी गई हो, नहीं। हर काल में अलग अलग प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं उससे संबंधित रचनाएं की गई हैं। इसीलिए यहाँ पर यह दिया गया है आदिकाल के अंतर्गत जो है आपका इस काल के आरंभ की अर्धनिष्ठ लोक प्रवृत्ति क्या रही, तो यहाँ पर विशेष प्रवृत्ति कोई निश्चित नहीं है ना, कि भाई मतलब वीर गाथात्मक ही लिखी गई, भक्ति काल परक लिखी गई, या रीति परक लिखी गई, या गद्यात्मक पद्यात्मक लिखी गई। तो इसमें जो है हर तरह की रचनाएं हुई, धर्म से संबंधित, नीति से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित और वीर से संबंधित। लेकिन जो भी रचनाएं हुई है वो किस छंद में हुई है? दोहे छंद में हुई है, ठीक है ना। तो प्यारे मित्रों, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में अब आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे आगे। तो मैं देख लेता हूं इसमें कुछ और है या नहीं। चलिए, इतना ही काफी है। तो हमारा जो अब ये चौथा जो पॉइंट था, ये इस काल के आरंभ किया अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, ये हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, हमारा 5वां पॉइंट हो जाता है। अब मैं देख लेता हूँ, किताब की हेल्प से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे किताब देखना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि हम लोग विद्वान तो है नहीं, साधारण है। जैसे आप हैं वैसे मैं भी साधारण व्यक्ति हूँ। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम लोग समझते जाएंगे सारी बातें। अब इसमें आता है अगला पॉइंट, अंगा मैं कर देता हूं। 5वां जो हमारा पॉइंट है, रासों की प्रबंध परंपरा, ठीक है ना। रासो
प्रबंध परंपरा क्या है, देखिए इसको हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं शुक्ल जी। राजा श्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजा राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने अर्थात शुक्ल जी कहते हैं कि हमने वीर गाथा काल कहा है। तो उन्होंने किसको लक्ष्य करके आदि काल का जो नामकरण है वो वीर गाथा काल किया है, तो वो है प्रबंध परंपरा रासो। आखिर प्रबंध परंपरा रासो क्या है, तो ये बताया गया है कि राजा श्रित कवि चारण, ठीक है ना, राजा श्रित, यहाँ पॉइंट डालते हैं हम लोग और समझते चलेंगे हम लोग। राजा श्रित कवि ये कौन होते हैं बताइए, मैंने कल बताया भी था, राजा श्रित कवि और चारण, ठीक है ना। क्योंकि आदिकाल की बात कर रहे हैं तो आदिकाल अर्थात प्राचीन काल, और प्राचीन काल में राजा हुआ करते थे, उनके राजाओं के आश्रम में कवि रहा करते थे और चारण रहा करते थे, जो प्रशंसा किया करते थे बिना मतलब का, ठीक है। राजा अच्छे रहे न रहे, उनके गुणगान, उनका गुणगान, उनकी वीरता की प्रशंसा, उनके सौंदर्य की प्रशंसा भी किया करते थे ये चारण कवि, ठीक है, चारण कवि भी कह सकते हैं। चलिए चलो शॉर्ट में ही, ठीक है। तो राजा श्रित कवि और चारण ये किस प्रकार की रचनाएं करते थे या उनको सुनाते थे, तो नीति से संबंधित, उसके बाद श्रृंगार है ना, श्रृंगार से संबंधित, और उसके बाद मैं देखता हूं क्या लिखा हुआ है, तो आदि, श्रृंगार आदि फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे। ये पहला पॉइंट है आपका कि राजा श्रित कवि और चारण क्या करते थे, वो नीति श्रृंगार आदि फुटकल दोहे राज्य सभा में सुनाया करते थे। किसको सुनाते थे, राजा महाराजाओं को सुनाया करते थे, ताकि वो प्रसन्न हो, उनको ढेर सारे उपहार मिले, ठीक है ना। उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम तो जो भी उनके राजा होते थे, आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे, ठीक है। तो दूसरा बिंदु क्या है, आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन करते थे। कौन, ये राजा श्रित कवि और चारण, जो नीति श्रृंगार और फुटकल दोहे राजसभा में सुनाया करते थे, जो किनके विषय में होता था, आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों के विषय में और उनकी गाथाओं का वर्णन के विषय में, ठीक है ना। और इसी में दिया गया है, यही प्रबंध रासों के नाम से पाई जाती है। तो ये जो रचनाएं की गई हैं, ये नीति से संबंधित और श्रृंगार से संबंधित जो जिन दोहों की जो रचना हुई है, जिनको चारण कवि या राजा श्रित कवि राज्यसभा में सुनाया करते थे, ठीक है ना, और जिनमें जो है आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों का और गाथाओं का वर्णन किया रहता था, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। यही
प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने क्या नाम दिया है, वीर गाथा काल नाम दिया है। ये कौन कहते हैं, तो ये हमारे जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो कहते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हमारा अगला जो बिंदु रहेगा वो छठा बिंदु रहेगा। मैं देखता हूं क्या बिंदु देना है मुझे। अब अगला बिंदु है कि इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार। कलम कॉपी से लिखते जाएं आप, ताकि आप पढ़ने के दौरान लिखे भी, बाद में आपको लिखना ना पड़े, है ना। मैं इतना समय दे भी रहा हूं आपको, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ठीक है, मैं बता रहा हूं, बोल रहा हूं, तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब कभी भी आप जो लिखे रहेंगे उसको शॉर्ट में, बहुत कम समय में आप जो है क्या कर सकेंगे, आप उसको पढ़ सकेंगे। परीक्षा में जाने के दौरान जो है आप उसको 2-3 घंटे पहले भी कुछ पढ़ लेंगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ बैठा रहेगा और आप लिख पाएंगे। तो हमारा छठा यानी च पॉइंट है, च बिंदु है आपका, इस काल की साहित्यिक सामग्री। इस काल मतलब आदि काल। इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार। छठा पॉइंट हमारा है इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार। इसमें उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है ना, ये हम लोग जानेंगे। तो उसमें लिखते हैं वो, मैं पढ़ दे रहा हूं, सुन लें आप लोग, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वहां लिख दूंगा कि दूसरी बात इस आदि काल के संबंध में ध्यान देने योग्य यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है ना। कुछ क्या है इसे बताइए, मैं पॉइंट डाल देता हूं। इस काल की जो साहित्यिक सामग्रियां हैं उसके विषय में शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कुछ क्या है, असंदिग्ध है, ठीक है ना, और कुछ क्या है, संदिग्ध है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से लिखेंगे उसमें कि कुछ असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है, ठीक है ना, संदिग्ध, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा समस्या आ रहा है, मैं फिर भी पढ़ रहा हूं, गलतियों पे क्षमा करेंगे मुझे। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभाष हिंदी है ना। तो असंदिग्ध की जो सामग्रियां, साहित्यिक सामग्रियां जो प्राप्त हैं उनके विषय में वो क्या कहते हैं कि असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है ना, जिन पर संदेह है, मतलब जिन पर संदेह नहीं है, सॉरी, जिन पर जो निसंदेह, मतलब जिन पर संदेह ना हो, उसी कहते हैं ना असंदिग्ध। असंदिग्ध मतलब जिन पर संदेह हो है कि नहीं है, ठीक है ना। तो असंदिग्ध सामग्रियों की भाषा क्या रही उसकी बात यहां कह रहे हैं वो कि असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अथवा प्राकृताभाष हिंदी है। तो असंदिग्ध की भाषा क्या है बताइए, भाषा के विषय में क्या कहते हैं, तो भाषा के विषय में वो कहते हैं शुक्ल जी कि ये उनकी भाषा क्या है, अपभ्रंश, है ना। उसकी भाषा क्या है, अपभ्रंश अर्थात जो है प्राकृताभाष। प्राकृताभाष जो प्राकृत का आभास दिलाती हो, यानी उस समय के प्रचलित भाषा है, ठीक है ना। जो प्राकृताभाष हिंदी है, ठीक है ना, हिंदी, प्राकृताभाष हिंदी है। तो ये उन्होंने कहा है असंदिग्ध जो साहित्यिक सामग्रियां हैं उसके विषय में। आगे क्या लिखते हैं कि इस अपभ्रंश या प्राकृताभाष हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोल चाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं, है ना। इस समय की रचनाएं, आदिकाल की रचनाएं मिलती हैं, उसकी भाषा की बात कर रहे हैं कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। मतलब जो भाषा उसमें बोली जाती थी, प्रसिद्ध थी या प्राकृत थी, उस समय की जो भाषा होनी चाहिए थी ना रचनाओं में, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय की जो भाषा थी, जो प्रचलित थी, अर्थात जो उसमें की प्राकृत थी, वो भाषा उस समय की रचनाओं में नहीं मिलती है।
अर्थात जैसे आज हिंदी मान लीजिए आप, हिंदी अभी भाषा है हमारा परिवेश, हिंदी भाषी परिवेश है, लेकिन आज रचनाएं अगर होने लगे हमारे भारत में अलग भाषा में एकदम होने लगी, जैसे संस्कृत में होने लगी। संस्कृत तो प्रचलित नहीं रही ना, पहले प्रचलित थी, लोग पढ़ते ही कितना है। तो उसी की बात में एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं आज भी। तो उस समय की जो प्रचलित भाषा थी, उस प्रचलित भाषा में रचनाएं नहीं की गई हैं, ये कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, ठीक है ना। यह उस समय के कवियों की भाषा है, यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, और पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द भी लिए जाने लगे, विभक्तियां ली जाने लगी, कारक चिन्ह लिए जाने लगे, क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई वर्ष, 100 वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, वह सारा रूप ना लेकर कवि और चरण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं वो, कि जो चरण और जो कवि लिखा करते रचनाएं, वो उनकी भाषा नहीं थी, ठीक है ना। वो जो व्यवहार में लाते थे वो उनकी भाषा नहीं थी, बल्कि वो भाषा कौन सी थी? वो 100 वर्ष पहले की जो परंपरा है, उस भाषा में वो रचनाएं किया करते थे, ठीक है ना। तो ये बात की जा रही है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? साहित्यिक सामग्रियों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना ही शॉर्ट में, ज्यादा इसमें क्या लिखाया जाए, इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा था तो मैंने नहीं लिखाया, मैंने पढ़ दिया है, समझा भी दिया आपको। अब हम लोग 7वें में आते हैं। 7वां हमारा बिंदु है, मैं देखता हूं। 7वां बिंदु है आपका अपभ्रंश परंपरा, ठीक है ना। अपभ्रंश परंपरा, यानी 6 अपभ्रंश परंपरा, ये 7वां बिंदु है। आदिकाल के प्रकरण 1 के सामान्य परिचय के अंतर्गत है। तो अपभ्रंश परंपरा में क्या है हम लोग देखेंगे। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, ठीक है ना। अपभ्रंश के नमूने जो उनको पद्य में मिलते हैं, नमूने पद्य में जो मिलते हैं, उसके विषय में क्या कहते हैं? वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती है। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि, संभवतः शांगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। दूसरी ओर खुसरो मियां दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां मुकरियां कह रहे थे। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काय भाषा भी कह रहे थे। दूसरी ओर कबीर अपनी अटपटी बानी में इस बोली में सुना रहे थे। तो आप यहाँ अपभ्रंश परंपरा की बात यहाँ की जा रही है। तो अपभ्रंश की जो परंपरा है वो कब से शुरू होती है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है विक्रम की 14वीं शताब्दी, ठीक है ना। इसका पद्य का नमूना कब मिलता है? विक्रम की 14वीं शताब्दी, ठीक है। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य, पहला ये हो गया पॉइंट आपका। दूसरा हो गया कि इस समय जो परंपरा में थे हमारे थे शारंगधर, ठीक है ना। यहां पर मैं पॉइंट बना दे रहा हूं। पहला शारंगधर, शारंगधर ने हमीर की वीरता का वर्णन किया है। हमीर की वीरता का वर्णन अपभ्रंश भाषा में किया उन्होंने, जिसका नमूना जो है विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में मिलता है। और वो लिखते हैं, देखिए यहाँ पर, चलिया वीर हमीर पाभर में इणी कंपई दिगमगण नह अंधार धुली सुररह अच्छाई।
वहीं यहाँ पर यह तो बात हम लोगों ने की सारंगधर की। दूसरे हैं आपके ये खुसरो जी, अमीर खुसरो, रुस्तमे हिंद जिनको कहा जाता है। खुसरो की बात करते हैं हम लोग, तो खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे बोलचाल की भाषा में पहेली और मुकरियां लिखा करते थे, है ना। बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा में क्या लिखते थे, मुकरी और ये आपका पहेली लिखा करते थे। उसके बाद स्थान आता है आपका ये विद्यापति का, जो मैथिली में लिखा करते थे, तीसरे विद्यापति। तो ये जो लिखा जा रहा है आपका, ये सब यहाँ पर अपभ्रंश की परंपरा का नमूना जो है वो मिला है, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कई परीक्षा में आ जाए कि अपभ्रंश की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, कौन कौन उसमें शामिल है, तो आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैथिली भाषा में और अवहट भाषा में भी उन्होंने लिखा था, ठीक है ना। और उसके बाद कबीर है, ठीक है ना, दूसरे हैं कबीर, चौथे हैं कबीर। कबीर ने जो है उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है, तो कबीर ने अटपटी बानी का, आपको तो पता होगा, अटपटी बानी और सदकड़ी भाषा का जो है प्रयोग किया करते थे कबीर। तो अपभ्रंश परंपरा की जो शुरुआत है वो 14वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होती है, जिसका नमूना पद्य में मिलता है विक्रम की 14वीं शताब्दी से, जिसमें पहले हैं सारंगधर जिन्होंने हमीर की वीरता का वर्णन किया है, और खुसरो हैं जिन्होंने बोलचाल की भाषा मुकरियां और पहले लिखी हैं, विद्यापति जिन्होंने मैथिली और अवहट इसको कहते हैं, अवहट अपभ्रंश जो कह लीजिए आप, ठीक है ना। तो विद्यापति ने मैथिली भाषा में और अवहट में लिख देता हूँ यहाँ पर अवहट। और कबीर जी की बात हम लोग करते हैं, तो कबीर जी ने कैसे लिखा है, किस भाषा का प्रयोग किया, यहाँ पर मैंने कहा था अभी जस्ट कहा, मैं भूल रहा हूँ मैं, अटपटी बानी, ठीक है ना, अटपटी बानी। तो इसमें तीन तीन जो पंक्तियां हैं आप लोग सुन लें, सारंगधर ने क्या क्या कहा है मैं बता देता हूँ। सारंगधर की जो पंक्तियां हैं, चलिए वीर हमीर पामर मेयनी कंपई, दिगमन रणह अंधार धूली सुरह अच्छाई। तो कभी कभी आ जाता है। दूसरे हैं आपके खुसरो जी जिन्होंने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, वो है एक नार ने अचरज किया साप मार पिंजरे में दिया। उसके बाद मैथिल कोकिल जिनका नाम विद्यापति है, उन्होंने मैथिली के अतिरिक्त प्राकृताभास पुरानी काय भाषा भी रचित की है, अर्थात अवहट भाषा में भी उन्होंने रचनाएं की हैं, जो लिखते हैं कि बालचंद बिज्जावई भाषा दुहु नहीं लगई दुज्जन हासा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर देता हूँ, बालचंद विज्जावई भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। वहीं कबीर जी अपने अटपटी बानी में क्या बोलते हैं कि अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। तो ये हम लोगों ने 7वां पॉइंट खत्म कर लिया, 6 संख्या। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं जिसमें केवल एक बचा है, देशी भाषा। तो ये केवल हम लोग अभी सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ना बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत केवल हुई है, ठीक है, आगाज हुआ है, अभी तो अंजाम बाकी है मेरे प्यारे मित्रों। देशी भाषा, अगर आपके पास किताब है तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग किताब भी देखिए, नोट भी कीजिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो हमारा जो आगे है यहाँ पर 8वां में है जो देशी भाषा, ठीक है ना। तो इस देशी भाषा की बात यहाँ कहते हैं हमारे शुक्ल जी देशी भाषा के विषय में कि एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है ना। विद्यापति ने एक ही, अभी सॉरी मित्रों, मैंने अपभ्रंश की जो परंपरा है उसमें मैंने लिखा था, वहां पर आप ध्यान देंगे कि पद्य के नमूने जो मिलते हैं 14वीं शताब्दी में, वहां आप 14वीं शताब्दी तो ठीक लिखा हुआ, लेकिन यहाँ किताब में लिखा है कि अपभ्रंश की परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन आप एक नोट कर लेंगे कि अपभ्रंश की परंपरा जो है वो कब तक चलती रही, विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक। शुरुआत कब हुआ था बताइए,
14वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ था और चली कब थी? विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक। अब हम लोग आते हैं यहाँ देशी भाषा के अंतर्गत। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का। इंपॉर्टेंट है, देशी भाषा में पहले स्थान पर है आपके विद्यापति। तो विद्यापति के बारे में क्या लिखते हैं शुक्ल जी कि उन्होंने एक तरफ जो है दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, मतलब प्रयोग किया दो प्रकार की भाषा का। इसमें पहली जो भाषा आती है वो है पुरानी अपभ्रंश भाषा, पुरानी अपभ्रंश भाषा, और दूसरी भाषा है बोलचाल की देशी भाषा, बोलचाल की देशी भाषा। तो ये जो हम लोगों ने शुरुआत की है आपका पुरानी हिंदी देशी भाषा जो भी कहिए, तो इसकी जो शुरुआत है वो विद्यापति से कवि शुक्ल जी करते हैं और कहते हैं कि एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया, इन दोनों में भेद बताया है इन्होंने विद्यापति ने। और कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे, देसिल बाना सब जन मिठा तय तैसन जमपौ अबहट्टा। ठीक है ना, देसिल बाना सब जन मिठा ते तैसन जमपो अबहट्टा। ये बहुत बार परीक्षा में आया है, ये किसका कथन है ये? तो ये विद्यापति का है। किसको लेकर है? पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की जो देशी भाषा है, इन दोनों के मध्य, ठीक है ना, इन दोनों के मध्य जो भेद है उसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये पंक्ति लिखी थी। अर्थात बताते हैं ये कि देशी भाषा अर्थात बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, अर्थात देसी बाना सब जन मिठा, अर्थात देशी भाषा है ना, अर्थात बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश मैं कहता हूं, अर्थात देशी भाषा का मिला हुआ। ते तैसन जमपो अबहट्टा। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे आप कि उन्होंने क्या क्या कहा है। तो अपभ्रंश से भिन्न, अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है बताइए? तो बोलचाल की भाषा को उन्होंने देशी भाषा कहा है। क्या कहा है? देशी भाषा कहा है। तो हम नोट कर लेंगे आप। हमारा आदिकाल का जो प्रकरण 1 था, जो सामान्य परिचय था, वो हमारा अभी खत्म हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रकरण 2 पढ़ेंगे, अपभ्रंश काव्य के बारे में। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, आपको जरूर शायद बोर लग रहा होगा कि सर बहुत खींच रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस तरह से पढ़ते गए, ठीक है ना, मुझे व्यूज का और सब्सक्राइबर का उतना लालच नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो भी कोई बात नहीं है। मैं अपने लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, और उनके लिए पढ़ाता हूँ जो सच में अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, जो विस्तृत ज्ञान हासिल करना चाहते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, वो पढ़े आप। मैं MHD 2 भी पढ़ा रहा हूँ, जो मास्टर कोर्स है MA का, इग्नू का, मैं MHD 2 भी पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद साथ ही साथ और भी मैं अन्य कक्षाओं को भी पढ़ाता हूँ। आप देख लेंगे प्लेलिस्ट वहाँ पर बना हुआ है, आप वो सभी पढ़ सकते हैं, सबसे हेल्प मिलेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।